हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि स्पीड क्या होता है, चाल किसे कहते हैं। स्पीड जो है डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड है। तो दूरी हमने पढ़ा है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा अपनाए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। स्पीड जो होता है वो होता है कि इकाई समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। अगर कोई वस्तु गति में है, मोशन कर रही है, तो यूनिट टाइम में वह कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो वस्तु की चाल होती है। डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम बाय अ मूविंग बॉडी। किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है, वस्तु का स्पीड होता है। वही मैंने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कार है, ठीक है, यह कार है और यह इतनी दूरी तय करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है और यह दूरी कितनी है, 100 मीटर मैंने मान लिया। अब यह कार 100 मीटर की दूरी तय करके यहाँ पहुंची है, तो कुछ टाइम तो लगा होगा, बिना टाइम का तो होगा नहीं। तो जितना भी टाइम लगा होगा उसको हम मान लेते हैं कि 10 सेकेंड या 5 सेकेंड, कुछ भी ऐसा मान लीजिए कि जो समय लगा है, जो टाइम, उसको हम मान लेते हैं कि 10 सेकेंड। हम मान लेते हैं कि 10 सेकेंड में यहाँ से कार यहाँ चली गई है, अर्थात 100 मीटर दूरी तय की है 10 सेकेंड में। तो अगर 10 सेकेंड लगा है इस कार को 100 मीटर दूरी तय करने में, तो 1 सेकेंड में यही कार कितनी दूरी तय की होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है चाल के लिए। तो ऐसे सोचेंगे कि चूंकि 10 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 100 मीटर है, इसलिए 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड मतलब इकाई समय, 1 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 100/10। एक 0 से 0 कट जाएगा, यानी 10 मीटर है। तो 1 सेकेंड में कार कितना दूरी तय कर रही है, 10 मीटर। तो हम बोलेंगे कि कार की चाल बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड जो है वह चाल का एसआई मात्रक है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। और यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड कार की चाल हो गई। क्यों? क्योंकि कार 1 सेकेंड में 10 मीटर चलती। तो जब भी कोई वस्तु कुछ समय अंतराल में कुछ दूरी तय करेगी और हमें चाल निकालना होगा, तो हम हमेशा यही प्रयास करेंगे पता करने का कि इकाई समय में वह कार कितनी दूरी तय कर रही है, 1 सेकेंड में कितनी दूरी वो चल रही है। अगर हमने ये बता दिया तो हमने चाल बता दिया, स्पीड को निकाल दिया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि स्पीड को निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो 100 मीटर दूरी था और 10 सेकेंड टाइम था। तो 100 मीटर दूरी ऊपर है और यहाँ 10 सेकेंड टाइम नीचे है। तो जब भी आप किसी वस्तु की चाल निकालेंगे तो हर बार ये देखेंगे कि दूरी ऊपर है और समय नीचे है। तो हमने इसको एक फॉर्मूला के रूप में लिख दिया कि यदि आपको चाल निकालना है तो एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए कि जितना दूरी तय किया गया है वस्तु द्वारा और दूरी तय करने में जो समय लगा है उससे भाग दे दीजिए, तो आपका चाल निकल जाएगा। अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे चाल को हम दिखाते हैं v से
और डिस्टेंस को आप d से दिखाइए या s से दिखाइए, d से दिखा देते हैं। और यहाँ पे क्या है, समय, तो इस तरह का हो जाएगा। या इसी को ये भाग में ये गुना में लाते हैं तो दूरी बराबर चाल गुने समय हो जाता है। यहाँ सोचिए, चाल गुने समय इधर आएगा तो दूरी हो जाएगा। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ चाल अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इकाई समय में तय किया गया दूरी चाल होता है और दूरी अदिश राशि होता है। तो दूरी अदिश राशि होता है और उसी के रूप में चाल को परिभाषित किया जा रहा है, तो वह भी एक स्केलर क्वांटिटी है, वह भी एक अदिश राशि है, पहली चीज। दूसरी चीज कि कभी भी इसके ऊपर हम तीर लगा के दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जो सदिश होता है उसके लिए हम तीर का प्रयोग करते हैं, अदिश के लिए नहीं। तो चाल क्या है, अदिश राशि है। यही नहीं, मतलब हर जगह चाल जो है वो हमेशा अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसके सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, परिमाण की बात करेंगे, जिसमें एक अंक होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और एक मात्रक होगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा चाल है। अब हम लोग ये देखते हैं कि एक समान चाल क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप चाल के विषय में समझते हैं कि इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक समान का मतलब क्या है? तो एक समान भी समझ में आ रहा होगा कि भाई हमेशा एक ही जैसा होना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। जैसे हमारे संविधान में समानता का अधिकार है कि शिक्षा जो है हर किसी को बराबर रूप से मिलना चाहिए। उसी प्रकार से एक समान का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म। या आपने ये देखा होगा कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमको बताया जाता है कि आप यूनिफॉर्म पहन के आइए, ड्रेस पहन के आइए ना, हम उसको ड्रेस कहते हैं, लेकिन उसको यूनिफॉर्म कहा जाता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि सभी विद्यार्थी जितने लोग हैं सबका एक ही ड्रेस होना चाहिए, सब एक समान दिखने चाहिए। उसमें कोई गरीब अमीर, जाति धर्म समुदाय किसी भी प्रकार से एक वर्ग विशेष या खास वर्ग या खास तरह का दिखाई ना दे ना, जिसके कारण हमने एक यूनिफॉर्म बनाया और सभी बच्चों को बोला है कि भाई इसी यूनिफॉर्म में आना है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान, एक जैसा। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु की चाल हमेशा एक समान हो, आसान है, कोई वस्तु के पास चाल है और वह चाल हमेशा एक समान है, एक ही जैसा है, तो उस वस्तु की चाल को क्या कहेंगे, एक समान चाल कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। लेकिन अगर बदल रहा है, जैसे कोई कार है, शुरू में 2 मीटर प्रति सेकंड चला, बाद में 5 मीटर प्रति सेकंड, बाद में और स्पीड हो गया, फिर और स्पीड हो गया, फिर कभी स्लो हो गया, तो यदि चाल बदल रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है, तो एक समान नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हमेशा जो यूनिफॉर्म है, जो चाल है हमेशा अगर यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। तो क्या ऐसा डेफिनेशन हो सकता है, हम क्या बोल सकते हैं उसको कि यूनिफॉर्म स्पीड का एक्चुअल डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो कहा जाएगा कि यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। जैसे पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए कि यह एक सड़क है, ठीक है, और इस सड़क पे एक कार जो है चलती है, ठीक है। यह कार यहां से यहां तक आती है और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक, ये जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर को 10 मीटर जाने में इसको टाइम लगा 1 सेकेंड का। फिर ये कार यहां से यहां पहुंचती है, ठीक है। फिर जो ये दूरी है वो 10 मीटर, और फिर इसको यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगता है वो 1 सेकेंड, यहां से यहां तक जाने में, ठीक है।
फिर ये कार यहाँ से यहाँ पहुँचती है, फिर ये जो दूरी है वो है 10 मीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है वो 1 सेकेंड। बात समझिए, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, तो दूरी है क्या बराबर, यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक है, उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, 10 मीटर को तय करने में 1 सेकेंड लग रहा है, फिर अगले 10 मीटर को तय करने में 1 सेकेंड लग रहा है, फिर अगले 10 मीटर को चलने में 1 सेकेंड लग रहा है। तो समान दूरी को तय करने में समान समय अंतराल लग रहा है, या ऐसे बोलिए कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है कार। मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर, फिर 1 सेकेंड में 10 मीटर, फिर 1 सेकेंड में 10 मीटर। तो प्रत्येक 1 सेकेंड में 10 मीटर दूरी जो है वस्तु तय कर ले रही है। तो यहाँ पे जो वस्तु की चाल होगी वो यूनिफॉर्म होगी, एक समान होगी। आई बात समझ में? तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि वस्तु की वो चाल कितनी होगी, 10 मीटर प्रति सेकेंड। वस्तु की जो एक समान चाल होगी, जो यूनिफॉर्म स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि चाल का मतलब ही होता है कि इकाई समय में कितनी दूरी वस्तु तय करती है। तो चूंकि यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड में 10 मीटर दूरी तय हो रहा है, इसलिए कार की जो चाल है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड। या आप ऐसा सोचे कि नहीं सर हम तो फॉर्मूला से ही निकालेंगे, दूरी बटा समय करके निकालेंगे, तो आप यहाँ से भी चाल निकालेंगे तो उतना ही आएगा। आपके पास क्या है, दूरी बटा समय। चाल निकालने के लिए तो फॉर्मूला यही है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो सोचिए ऐसा कि कार यहाँ से यहाँ तक गई है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है टोटल, तो 10, 10, 20 और 10, 30। तो टोटल डिस्टेंस ऊपर रख दीजिए 30 मीटर, नीचे समय कितना, तो 30 मीटर तय करने में कितना सेकंड लगा है, 1, 2, 3, तो 3 सेकंड नीचे रख दीजिए, तो क्या निकल के आएगा, चाल। अब जरा सॉल्व कीजिए, 3 × 30 कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। चाल को भी से दिखाते हैं, तो आप ऐसे भी निकालेंगे तो 10 ही आएगा। तो यदि आप समझ गए हैं तो ये करने की आवश्यकता नहीं है, ये परिभाषा से ही आप समझ जाइए कि इकाई समय में जितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, जितना दूरी तय होगा, वही उसका स्पीड होता है, वही उसकी चाल होती है। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रहा है। अगर हम ये कहें कि 1 सेकेंड में 10 मीटर था, लेकिन अब कहें, इसको चेंज करते हैं कि इस 10 मीटर को तय करने में 2 सेकेंड लगा। इस बात को जरा समझिए, इस 10 मीटर दूरी को तय करने में 2 सेकंड लगा है, फिर इस 10 मीटर दूरी को तय करने में 2 सेकंड लगा है, फिर इस 10 मीटर दूरी को तय करने में 2 सेकंड लगा है। और अब आपसे पूछा जाए कि वस्तु की चाल एक समान है या नहीं, अलग अलग बिंदु पर जो है वस्तु की चाल अलग अलग है या हर जगह स्पीड एक ही है, तो आंसर है कि अभी भी हर जगह स्पीड एक ही है। अभी भी वस्तु की जो चाल है वो एक समान ही है, यूनिफॉर्म ही है। कॉन्सेप्ट को समझिए, वैल्यू पे मत जाइए। कॉन्सेप्ट क्या बताया जा रहा है कि समान समय अंतराल में समान दूरी। यदि 2 सेकेंड में 10 मीटर तो फिर उतने ही समय में उतनी ही दूरी। आई बात समझ में? फिर उतनी ही समय में उतनी ही दूरी। ऐसा अगर हो जाए कि 2 सेकेंड में 10 मीटर और यहाँ 2 सेकेंड में 20 मीटर, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, हर जगह समय अंतराल क्या है, बराबर। तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो तो वस्तु की चाल एक समान होती है। आई बात समझ में? अच्छा, अगर ऐसा हो जाए जैसे यहाँ 2 सेकेंड में 10 मीटर और यहाँ ऐसा भी हो जाए 4 सेकेंड में 10 मीटर, यहाँ पे हो जाए 10 सेकेंड में 10 मीटर, ये बात समझिए, तो यहाँ तो समय अंतराल ही समान नहीं है। तो हम थोड़ा सा अपने रेफरेंस पॉइंट को, अपने फ्रेम को, अपने निर्देश तंत्र को थोड़ा गड़बड़ कर लिए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से समझने में कठिनाई हो सकती है। तो आप समय अंतराल को हमेशा बराबर रखिए समझने के लिए। 2 सेकेंड है, यहाँ भी 2 सेकेंड, यहाँ भी 2 सेकेंड, तो समय अंतराल समान है। अब ऐसे समझिए कि 2 सेकेंड में यहाँ 10 मीटर, यहाँ 2 सेकेंड में 20 मीटर और यहाँ 2 सेकेंड में 30 मीटर। अब आपसे पूछा जाए कि वस्तु की चाल हर जगह एक समान है, तो आंसर है कि नहीं, वस्तु की चाल अलग अलग यहाँ पे हो गया। कैसे? यहाँ 2 सेकेंड में 10 मीटर, तो इसकी जो चाल निकालिएगा यहाँ से यहाँ तक तो आएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि इकाई समय में तय किया गया दूरी। तो 2 सेकेंड में 10 मीटर चली, यानी 1 सेकेंड में कितना मीटर गई होगी, 5 मीटर।
तो यहाँ से यहाँ तक वस्तु की चाल कितनी है? 5 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जरा यहाँ सोचिए कि फिर से 2 सेकेंड में दूरी जो है वो 20 मीटर तय कर ली है, तो स्पीड तेज हो गया होगा, क्योंकि यहाँ निकालिएगा तो चाल कितना आएगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब ये स्पीड हो गया, मतलब फास्ट हो गया पहले इसकी तुलना में। यहाँ पे 2 सेकेंड में ही 30 मीटर, तो 1 सेकेंड में 15 मीटर तय किया होगा, तो यहाँ चाल हो गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसके बीच में 5 मीटर प्रति सेकेंड चाल है, इसके बीच में 10 मीटर प्रति सेकेंड चाल है, इसके बीच में 15 मीटर प्रति सेकेंड चाल है। तो हो ये रहा है कि स्पीड जो है चेंज होते जा रहा है, चाल जो है वो परिवर्तित होते जा रही है, बदलते जा रही है। तो समय अंतराल समान है, लेकिन समान समय अंतराल में समान दूरी नहीं है, तो हम बोलेंगे यहाँ वस्तु की चाल क्या है? असमान चाल है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। जो असमान चाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि एक समान चाल क्या होता है, असमान चाल क्या होता है। मैं दोनों का डेफिनेशन समझा दिया, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आप पॉज करके लिख लीजिएगा कि अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। और ये अलग है कि अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को असमान चाल कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ठीक है, ये दोनों का डेफिनेशन हो गया, इसको आप नोट कर लें और डायग्राम दोनों का अलग अलग बनाएंगे। ओके, अब देखिए, जिस प्रकार से हमने स्पीड को समझा है ठीक उसी प्रकार से वेलोसिटी होता है, जो विस्थापन और समय के रूप में होता है। v वेलोसिटी, ये क्या होता है? ये होता है इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। पहले क्या था? इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यहाँ पे क्या है? इकाई समय में तय किया गया विस्थापन जो है वो वेग कहलाता है। ठीक है, देखिए, जैसे यहाँ पर यह एक कार है और यह कार यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है। यहाँ खास बात यह है कि सीधी सड़क है, जो सड़क है वो स्ट्रेट है, उसमें कोई कर्व नहीं है। तो ये चलना यहाँ से प्रारंभ करती है और पहुँचती यहाँ पे है अंतिम बिंदु। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे जिस रास्ते को अपनाई है वस्तु, उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी यही हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये विस्थापन हो जाएगा। अब इसका कुछ वैल्यू होगा, 50 मीटर, 100 मीटर, कुछ भी ऐसा वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कार को विस्थापित होने में
कुछ टाइम लगा होगा, ठीक है। तो वो भी जो टाइम लगा होगा उसको हम समय t बोल देते हैं, ठीक है। विस्थापन को हम लोग s बोल देते हैं और जो समय लगा है उसको हम लोग t लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो सोचिए कि t समय में, चूंकि t समय में कार का विस्थापन कितना हुआ है, s है। कार का विस्थापन कितना है, s है। इसलिए इकाई समय में कार का विस्थापन कितना होगा, s/t। तो इकाई समय में तय किया गया विस्थापन s/t है और इकाई समय में जो तय किया गया विस्थापन होता है उसी को वेग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वेग का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या फॉर्मूला बना, वेग बराबर s क्या है, विस्थापन, और t क्या है, समय। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। चाल बराबर क्या था, दूरी बटा समय, और वेग बराबर क्या हुआ, विस्थापन बटा समय। अब आप ये बात पहले से जानते हैं कि विस्थापन सदिश राशि है, तो इकाई समय में तय किया गया विस्थापन ही वेग है। तो विस्थापन यदि सदिश राशि है तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होगा उसी को हम वेग कहते हैं, तो वही वेक्टर होगा। तो जो वेग होता है वो सदिश राशि होता है। वेग क्या होता है, वेग सदिश राशि है, ठीक है। अब सदिश राशि को दिखाने के लिए हम तो तीर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे यदि v लिखेंगे तो v के ऊपर तीर लगा देंगे। अब इस बात को समझिए कि अगर v के ऊपर तीर लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, वो चाल नहीं रह गया, वो वेग को बता रहा है, ये एक वेक्टर को बता रहा है, क्योंकि किसी सदिश को दिखाने के लिए हम तीर का इस्तेमाल करते हैं। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब ये जो विस्थापन को s से दिखा रहे हैं, विस्थापन भी सदिश राशि है तो इसके ऊपर भी तीर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया सदिश के रूप में दर्शाना, वेक्टर के रूप में हमने इसको फॉर्मूला को दिखा दिया। बशर्ते आप यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखें, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, कोई दिक्कत। अब जैसे आप एक समान चाल असमान चाल को समझें, ठीक उसी प्रकार से जो है सो कि एक समान वेग हो सकता है, असमान वेग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे असमान वेग में होता क्या है कि वस्तु की जो वेलोसिटी है, मतलब जिसको स्पीड हम कहते हैं, कि मतलब स्पीड में चेंज जाए या उसके डायरेक्शन में चेंज जाए, तो डायरेक्शन में बदलाव आए तभी वेलोसिटी चेंज कर जाती है, और उसके वेग के परिमाण में बदलाव आए तभी वेलोसिटी चेंज कर जाती है। मैं क्या कहना चाहता हूं, जरा देखिए इसको। देखिए, मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पे एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। ये एक सर्कुलर पथ है और इसका यहाँ पे सेंटर। अब मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और इस वृत्ताकार पथ पे एक कार है जो लगातार चक्कर लगा रही है, ठीक है। कहीं आप ये ना समझ लें कि कार यहाँ पे उलट जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ये फ्लैट एक सरफेस है, बोर्ड जो यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे तो कार ऐसे चल रही है, ठीक है। अब ये बोर्ड ऐसे खड़ा है तो इसलिए आपको ऐसे दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पर ये जो कार है ये इस वृत्ताकार रास्ते पर, वृत्ताकार पथ पे, सड़क पे चल रही है, गति कर रही है, ठीक है, ओके। तो यह एक चक्कर लगाती है तो कितनी दूरी तय करेगी? तो जितना इसका परिधि होगा उतनी दूरी तय करेगी। तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। परिधि को c से दिखाते हैं और फॉर्मूला होता है 2πr। तो c बराबर 2, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना है 7, 7 से 7 कट जाएगा तो c बराबर कितना आ गया 44। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मत रखिए, मीटर रख लेते हैं, मीटर काफी बड़ा हो जाएगा। तो 44 मीटर। अब एक चक्कर अगर यह कार लगाती है तो जिस रास्ते पे चलेगी उस रास्ते की लंबाई है 44 मीटर, और चूंकि एक चक्कर लगाएगी तो उस रास्ते की लंबाई को ही दूरी कहेंगे, इसलिए एक चक्कर में कार द्वारा तय की गई दूरी 44 मीटर हो जाएगा। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 44 मीटर, क्योंकि जिस रास्ते पे चलेगी उस रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं, और जिस रास्ते पे यह चल रही है उस रास्ते की लंबाई कितनी है 44 मीटर। हमने परिधि का फॉर्मूला से निकाल लिया, तो ये हो गया 44 मीटर। अच्छा, यह एक चक्कर लगाई है तो एक चक्कर लगाने में से कुछ समय लगा होगा, तो मान लेते हैं कि माना कि कार को एक चक्कर लगाने में 10 सेकेंड का समय लगता है, तो जो कार की चाल है वो कितनी हो जाएगी? जरा स्पीड के बारे में सोचिए। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना तय कर रही है 44 मीटर, समय कितना लग रहा है 10, तो सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 4.4 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, ओके। यहीं पे जरा वेग के विषय में सोचिए। तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन यहाँ पे कितना है? तो एक चक्कर लगाने का मतलब होता है कि कार जहां से चली है वहीं पहुंच गई। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही जगह पे है, तो बीच का जो न्यूनतम दूरी है वो तो 0 हो गया। तो विस्थापन यहाँ पर 0 हो जाएगा, और समय तो लगा ही है, समय तो उसे लगा है 10 सेकेंड, तो टाइम आपके पास है, बट जो विस्थापन है वो 0 हो गया। तो 0 अपॉन टाइम क्या हो गया? 0, यानी वेलोसिटी वेग क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है। तो जिस प्रकार से हम कहते थे कि दूरी धनात्मक होता है और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से जो स्पीड होता है, जो चाल होता है, वह धनात्मक होता है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है, जो वेग होता है, वह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। ये पहली चीज होगी। और भी यहाँ पे निष्कर्ष है कि मान लीजिए कि यह कार इसको लगातार चक्कर पे चक्कर लगाते जा रही है, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, पांचवा चक्कर, छठा चक्कर, सातवां चक्कर लगा रही है, और प्रत्येक चक्कर में कार को 10 सेकेंड का समय लगता है। मतलब एक चक्कर लगाने में 10 सेकेंड, फिर अगले एक चक्कर लगाने में फिर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ये एक चक्कर लगा ले रही है, तो 10 सेकेंड में 44 मीटर तय कर रही है। तो गौर कीजिए, समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रहा है, हमेशा हो रहा है। तो वस्तु की चाल क्या है? एक समान है, यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी बताइए, इसके वेग के विषय में बताइए, तो क्या हम लोग यहाँ वेलोसिटी को यूनिफॉर्म कह सकते हैं? तो आंसर है नहीं। यही चीज मुझे बताना था कि कभी कभी ऐसा होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएंगे,
और वो सिर्फ एक ही केस में होगा जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, किसी निश्चित दिशा में मूव करे। अगर कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में गति कर रही है, कहीं भी चेंज नहीं आ रहा है, एक सरल रेखा में गति कर रही है, तो वस्तु की जो एक समान चाल होगी वह एक समान वेग भी हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई वस्तु की चाल एक समान है तो जरूरी नहीं है कि वेग भी एक समान होगा। देखिए यहाँ पे चाल एक समान है लेकिन वेग एक समान नहीं है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है। क्यों? थोड़ा सा हम लोग वेक्टर से अगर इसको देखना चाहे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन किधर है? ये जो वस्तु है ये किधर जा रही है? ये वस्तु जो है इस दिशा में जा रही है, ठीक है। तो अगर यह वस्तु इस दिशा में जा रही है तो यहां पे यह वस्तु इधर कैसे जाने लगी? इस वस्तु के गति की दिशा यहां से ऐसे कैसे हो गया? ये कैसे बदल गई? फिर इस कार के गति की दिशा इधर कैसे हो गया? फिर इस कार की गति की दिशा ऐसे कैसे हो गया? इस वृत्ताकार पथ पे, इस वृत्ताकार रास्ते पे जो कार के गति की दिशा है वह निरंतर बदल रही है, लगातार बदल रही है। तो अगर कार के गति की दिशा निरंतर बदल रही है तो आप न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़े होंगे या सुने होंगे, और वैसे भी आप 9th में हैं तो कहीं ना कहीं ये तो आपको आगे मिलेगा। तो थोड़ा सा उसके विषय में मुझे बताना पड़ेगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा, और अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। और इससे पहले एक साइंटिस्ट हुए गैलीलियो गैलीली, इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था, जड़त्व का नियम दिया था, और उन्होंने 3 चीजें बोला था। पहला, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगा, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, और अगर कोई वस्तु निश्चित दिशा में गतिमान है तो निश्चित दिशा में गतिमान रहेगा। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो कहने का मतलब ये था कि अगर कोई वस्तु किसी दिशा में गति कर रही है तो उसकी टेंडेंसी होती है, उसकी आदत होती है, उसकी इच्छा होती है कि हम इसी दिशा में गति करें। कब तक? जब तक कि उसे कोई डिस्टर्ब करके उसके डायरेक्शन को चेंज ना कर दे। आप खुद सोचिए कि अगर यह कार इस दिशा में जा रही है तो इधर इसका डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाएगा? ये तभी पॉसिबल है जब इस कार पे कोई फोर्स लगाए, कोई बल लगाए, एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स लगेगा, बाहर से कोई बल लगेगा, तभी जाके इस कार के गति की दिशा ऐसे ऐसे लगातार चेंज होते होते इस प्रकार से होगी, और लगातार वृत्ताकार पथ के हर एक बिंदु पर चेंज हो रहा है। बिना एक्सटर्नल फोर्स का कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो मोशन में नहीं जा सकता, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आ सकता, कोई बॉडी यदि डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी निश्चित दिशा में गति कर रही है, तो वह अपने डायरेक्शन को छोड़ नहीं सकता। यह पॉसिबल ही नहीं जब तक आप उसको एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ यही है। तो यहां पे हो ये रहा है कि इस वस्तु पे कहीं ना कहीं कोई फोर्स लग रहा है जो इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। और एक चीज आपको बताएं, जैसे इसका अगला टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन, अगले वीडियो में आ जाएगा। तो जहां फोर्स लगता है वहां पे एक्सेलरेशन आता है, त्वरण आता है। और त्वरण हम कहते हैं, परिभाषा समझिएगा, तो त्वरण का फॉर्मूला, त्वरण का परिभाषा ये होता है कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। मतलब वेग का परिवर्तन होना, चेंज होना कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है। अगर वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहा है तो त्वरण हो ही नहीं सकता, एक्सेलरेशन उस टाइम 0 होता है। तो अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो बल लग रहा है। बात समझिए, दिशा परिवर्तित हो रही है, दिशा का परिवर्तित होना इस बात का सूचक है कि इस पे कोई बाह्य बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बाह्य बल लग रहा है। मैं जानता हूं आप ये सब नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा फोर्स पढ़ लेंगे आपको समझ में आएगी कि कैसे ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन आप ये फील कर सकते हैं कि दिशा परिवर्तन तभी हो सकता है जब बल लगे, और बल जो है जहां भी है
वहां पे एक्सेलरेशन होगा। फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। अभी जो है सो कि या एक दूसरे को बोल सकते एक्सेलरेशन तो फोर्स है, ऐसा भी कह सकते हैं। एक्सेलरेशन है तो वेग परिवर्तन है। अब जरा समझिए, थोड़ा इसके विपरीत जाइए। वेग परिवर्तन होगा तभी एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स होगा, फोर्स होगा तो डायरेक्शन में चेंज होगा, या किसी भी बॉडी के स्टेट में बदलाव आएगा, अवस्था में बदलाव आएगा। अगर कोई वस्तु विराम में है तो गति में हो सकता है, कोई गति में है तो विराम में हो सकता है, और कोई वस्तु निश्चित दिशा में जा रही है तो उसकी दिशा चेंज हो सकती है। तो समझने का प्रयास कीजिए, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दिशा में परिवर्तन हो रहा है मतलब बल लग रहा है, बल लग रहा है मतलब यहाँ पे त्वरण होगा, त्वरण होगा मतलब वेग परिवर्तन हो रहा है। और वेग परिवर्तन का मतलब क्या है? वेग जो है एक समान नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो ये दिशा परिवर्तन इस बात का सूचक है कि इस वृत्ताकार पथ पे जो कार गति कर रही है, उस वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर जो कार की वेलोसिटी है, वेग है, वो एक समान नहीं है, वो लगातार परिवर्तित हो रही है, बदल रही है, वेग परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे चाल एक समान है क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन वेग अलग अलग है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या बोल रहे? आई बात समझ में? तो यहां पे ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है और उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, गति की दिशा बदल रही है, तो निश्चित रूप से वहां वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेग बदल रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। एक चीज आप खुद सोचिए कि वेग का ऐसा मात्रा क्या होना चाहिए? विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन तो मीटर का, विस्थापन का यूनिट मीटर, नीचे टाइम का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। तो जो चाल का मात्रक होता है वही वेग का भी होगा, मीटर प्रति सेकंड।